नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मिश्रा अपने YouTube चैनल सर्वोदय क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। पिछले वीडियो में हमने भारत के तटीय राज्यों के विषय में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है भारत के तटीय राज्यों के तटों के नाम एवं भारत की समुद्रीय सीमा। भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्यों के तटों का नाम एवं भारत की समुद्रीय सीमा। भारत के तटीय राज्यों के तटों के नाम एवं भारत की समुद्रीय सीमा। भारत के तटीय राज्यों के तटों के नामों को पढ़ने के लिए हम भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र को बना लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और ये केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आइए इनके नाम लिख लेते हैं। ये है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी, और यह है खंभात की खाड़ी। जो ये हमारा गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य को पूरे दो क्षेत्रों में बांटते हैं। इसे हम कहते हैं कच्छ का क्षेत्र, यह है कच्छ का क्षेत्र, और इसे कहते हैं सौराष्ट्र का क्षेत्र। कच्छ के क्षेत्र का जो ये तट है, कच्छ के क्षेत्र का जो तट है, इसे हम कहते हैं कच्छ का तट। कच्छ का तट इसे कहते हैं कच्छ का तट। और सौराष्ट्र के क्षेत्र से लेकर जो ये सौराष्ट्र का क्षेत्र है, ये सौराष्ट्र का क्षेत्र, ये सौराष्ट्र का क्षेत्र पूरा, और ये यहां सूरत तक, सूरत तक के क्षेत्र को हम कहते हैं सौराष्ट्र का तट। सौराष्ट्र का तट, सौराष्ट्र का तट या काठियावाड़ तट।
गुजरात राज्य के सूरत से लेकर के गोवा तक के क्षेत्र को हम कहते हैं कोंकण तट। इसको कहते हैं हम कोंकण तट। कोंकण तट। और गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक को हम कहते हैं काकेनारा तट या केनरा तट कहते हैं, या इसको कन्नड़ तट कहते हैं। गोवा से लेकर के और कर्नाटक के मंगलोर तक को हम कहते हैं कन्नड़ तट, या काकेनारा तट या केनरा तट भी इसे कहते हैं। और कर्नाटक के मंगलोर से लेकर के पूरा केरल का क्षेत्र और ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को हम कहते हैं मालाबार तट। यह है हमारा मालाबार तट। अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। तो पूर्वी घाट में पश्चिम बंगाल के तट को कहा जाता है बेंगा तट। बेंगा तट। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर के आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी तक के डेल्टा तक के क्षेत्र को हम कहते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के से लेकर के ओडिशा के गोल्डन रिवर डेल्टा तक के तट को हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट या उत्तरी तट। या सरकार तट। और ओडिशा के पूरे क्षेत्र को हम, ओडिशा के तट को हम उत्कल तट कहते हैं। ओडिशा के तट को हम उत्कल तट कहते हैं। उत्कल तट। उत्कल तट। तो ये भारत के तटीय राज्य हैं और इन तटीय राज्यों के तटों के नाम हैं। इनको हम नोट कर लेते हैं। अब इसको एक बार हम बना देते हैं। यहाँ पर ये इतना जो क्षेत्र है ये है बेंगा तट। यहाँ से लेकर के ये जो तट है उड़ीसा का तट है, उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश के तट को हम उत्तरी सरकार तट कहते हैं, सरकार तट कहते हैं, या काकीनाडा तट भी इसे कहते हैं। और तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र के तट को हम सौराष्ट्र का तट या काठियावाड़ का तट कहते हैं। और गुजरात के सूरत से लेकर के गोवा तक के तट को हम कोंकण तट कहते हैं। और गोवा से लेकर के कर्नाटक के मंगलोर तक के तट को हम कन्नड़ तट कहते हैं, या केनरा तट कहते हैं, या काकेनारा तट कहते हैं। और केरल के तट को हम मालाबार तट कहते हैं। तो ये भारत के तटीय राज्य और उन तटों के नाम हो गए। इनको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले सौराष्ट्र का तट। पश्चिमी घाट की तरफ से देखते हैं। सबसे पहले सौराष्ट्र का तट। सौराष्ट्र का तट। जो सौराष्ट्र का तट हमारा है ये सौराष्ट्र से लेकर सूरत तक। ये गुजरात राज्य में पड़ता है।
दूसरा हमारा हो जाएगा कोंकण तट। कोंकण तट, कोंकण तट, सौराष्ट्र का तट, कोंकण तट। अगर हम कोंकण तट की बात करें तो गुजरात राज्य के सूरत से लेकर, सूरत, गुजरात से लेकर गोवा तक, अब हम बात करते हैं कन्नड़ तट की। कन्नड़ तट को केनरा तट या काकेनारा तट के नाम से भी जानते हैं। कन्नड़ तट, तो जो कन्नड़ तट है हमारा, ये गोवा से लेकर, ये दक्षिणी गोवा से शुरू होता है, गोवा से कर्नाटक, मंगलोर, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक के तट को हम कहते हैं कन्नड़ तट। अब बात करते हैं मालाबार तट की। मालाबार तट, जो हमारा मालाबार तट है, ये कर्नाटक के मंगलोर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। इसमें पूरा केरल का क्षेत्र आता है। तो हम लिख लेते हैं कर्नाटक, मंगलोर से तमिलनाडु, ब्रैकेट में कन्याकुमारी तक। ये तो बात हो गई पश्चिमी घाट की। हम पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट में जैसा लिखा हुआ है ऐसा ही है। पश्चिम बंगाल के तट को हम बेंगा तट कहते हैं, उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं, आंध्र प्रदेश के तट को हम उत्तरी सरकार तट या सरकार तट कहते हैं, तथा तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। बाकी जो भी आपको नोट करना है पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप वहां से जाकर नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारत की समुद्रीय सीमा की। भारत की समुद्रीय सीमा, भारत की समुद्री सीमा। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के आधार पर भारत की समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के आधार पर भारत की समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रादेशिक सीमा, दूसरा है संलग्न क्षेत्र,
तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। जो समुद्री सीमाएं होती हैं, समुद्री सीमाओं को मापने की इकाई है हमारी समुद्री मील या नॉटिकल मील। सबसे पहले इसे ही समझ लेते हैं। एक समुद्री मील या समुद्री मील या नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। एक मील में होता है 1.6 किलोमीटर। एक समुद्री मील या नॉटिकल मील में होता है 1.8 किलोमीटर। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हम किसी भी देश के या अपने देश की समुद्री सीमा को कहाँ से मापेंगे। जो हमारे ये तट हैं ये बहुत कटे छटे हैं, यहाँ से हम समुद्री सीमा का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ से हमारी समुद्री सीमा शुरू हुई है और जहाँ पर ख़त्म हुई है वहाँ तक हम एक रेखा खींच लेते हैं, एक सीधी रेखा खींच लेते हैं और इस रेखा को हम कहते हैं आधार रेखा। आधार रेखा। अब आधार रेखा से ही हम समुद्री सीमा का निर्धारण करते हैं। तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम कहते हैं प्रादेशिक सीमा। इसे हम कहते हैं प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक। जो हमारी प्रादेशिक सीमा होती है इसमें सभी प्रादेशों के कानून कार्य करते हैं। हम संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। तो हम यहां लिख लेते हैं भारत का संपूर्ण अधिकार। प्रादेशिक सीमा में भारत का संपूर्ण अधिकार। भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। समुद्री सीमा का निर्धारण हम आधार रेखा से करते हैं। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील या 12 समुद्री मील तक की दूरी को हम प्रादेशिक सीमा कहते हैं। इस पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। अब हम बात करते हैं संलग्न क्षेत्र की। प्रादेशिक सीमा से आगे 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को, प्रादेशिक सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक की दूरी को हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं। प्रादेशिक सीमा से आगे। अब यहां बुकों में लिखा मिलता है कि प्रादेशिक सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि प्रादेशिक सीमा से आगे मतलब प्रादेशिक सीमा से आगे 24 मील नहीं है, प्रादेशिक सीमा से नहीं है, ये आधार रेखा से है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील है। जो हमारी संलग्न क्षेत्र है वो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील है। प्रादेशिक सीमा से तो सिर्फ 12 नॉटिकल मील ही हुआ। प्रादेशिक बुकों में ऐसा लिखा रहता है कि प्रादेशिक सीमा से आगे 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं। तो ये बात समझना होगा कि ये प्रादेशिक सीमा से आगे कह रहा है, लेकिन ये जो हम दूरी लेंगे इसे हम जो मापेंगे वो आधार रेखा से ही मापेंगे। तो आप इसे जब भी आप पढ़िए तो इस तरीके से कंफ्यूज मत होइए। ध्यान रखिए कि आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को संलग्न क्षेत्र कहते हैं, या प्रादेशिक सीमा से आगे 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं, या प्रादेशिक सीमा से लेकर 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं। तो हम इस तरीके से इसे लिखते हैं, आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र को हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं। अब दूसरा बात यह है कि भारत को यहां पर 3 तरीके के अधिकार प्राप्त हैं। पहला सीमा शुल्क,
दूसरा सफाई का या बोल सकते हैं पर्यावरण संरक्षण का, और तीसरा वित्तीय अधिकार प्राप्त है, मतलब व्यापार करने का अधिकार प्राप्त है या कारोबार करने का अधिकार प्राप्त है। तो प्रादेश संलग्न क्षेत्र में हमको 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। सीमा शुल्क का अधिकार हमको प्राप्त है, सफाई का अधिकार हमें प्राप्त है, वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अब हम बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की। अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये हमारा है संलग्न क्षेत्र। अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो संलग्न क्षेत्र से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को, संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक की दूरी को हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। यह है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब इसे इस तरीके से आप मत ध्यान रखना कि ये हमारा संलग्न क्षेत्र से 200 नॉटिकल मील है, नहीं, ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील मापा गया है। तो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, या इस तरीके से इसको पढ़ेंगे कि संलग्न क्षेत्र से आगे 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। हम लिख लेते हैं आधार रेखा से आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक। दूसरा पॉइंट, इसमें भारत को 3 प्रकार के, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। पहला, नए द्वीप का निर्माण, नए द्वीप का निर्माण। इन क्षेत्रों में भारत नए द्वीप का निर्माण कर सकता है। दूसरा, वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है। और तीसरा, प्राकृतिक संसाधन पर संपूर्ण अधिकार। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। यहां नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है और प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा अधिकार होता है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के मुंबई हाई क्षेत्र का, जहां से हमको खनिज, जहां से हमको तेल और प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है, वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र का ही हिस्सा है। वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही हमारा आता है। और 200 समुद्री मील के आगे का क्षेत्र को हम खुला क्षेत्र कहते हैं। तो भारत की समुद्री सीमा को 3 प्रकार से बांटा गया है: प्रादेशिक सीमा, संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आधार रेखा से हम भारत की समुद्री सीमा को मापने के लिए सबसे पहले एक आधार रेखा खींच लेते हैं। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र को हम प्रादेशिक सीमा कहते हैं। प्रादेशिक सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक की दूरी को हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र। और संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक की दूरी को हम कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र में हमको सीमा शुल्क का, पर्यावरण संरक्षण या साफ सफाई का अधिकार प्राप्त है, हमको वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें हम नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, वैज्ञानिकों को परीक्षण करने का अधिकार है और प्राकृतिक संसाधनों पर संपूर्ण अधिकार होता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा भारत के तटीय राज्यों के तटों के नाम एवं भारत की समुद्री सीमा। आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।